अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर सीखिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ते। नमस्कार जौहार, मैं रूपाली दास स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के कार्यक्रम और भी है राहें में। इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को किसी एक विषय या कोर्स में करियर कैसे बनाएं, इसकी जानकारी देते हैं। और भी है राहें में आज का हमारा विषय है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में करियर की संभावनाएं। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर बेनिसन कच्छप, जो गॉस्टन कॉलेज रांची के अर्थशास्त्र विभाग में एचओडी हैं। आपका दूरदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है और एक विद्यार्थी इस विषय को करियर के विकल्प के तौर पर कैसे देख सकते हैं? देखा जाए तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें हम एक मानव या मनुष्य की वो कैसे क्रिया और प्रतिक्रिया करता है जी। और कैसे वो समाज में रहकर मांग करता है, उत्पादन करता है, वितरण करता है, ये व्यवहारिक उसकी जो भी क्रिया है उसका अध्ययन है। जी। और अर्थशास्त्र को देखा जाए तो ये अभी तक ऐसा विज्ञान है जो अभी तक विकसित हो रहा है, क्योंकि इसके अभी तक कोई भी सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकी है। जी। इसकी जो भी परिभाषा है उसको 4 अलग अलग भागों में हम लोग पढ़ सकते हैं अगर जो भी इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं तो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको धन का विज्ञान कहा गया है। जी। जो कि इसके जनक है एडम स्मिथ, उनके द्वारा कहा गया है कि ये धन का विज्ञान है। फिर उसके बाद आए अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने कहा कि ये कल्याण का विज्ञान है, जिसमें हम लोग किसी भी समाज में रह रहे लोगों को कल्याण के बारे बात करते हैं जी। कि वो कैसे आय अर्जित करता है और कैसे उसको व्यय करता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स के विचारधारा को हम लोग देखते हैं। इनका विचारधारा है दुर्लभता संबंधी। इनका कहना है कि किसी भी मनुष्य के पास जो भी संसाधन होते हैं या जो रिसोर्सेस होते हैं वे सीमित रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, और उस सीमित संसाधन को वो इस तरीके से खर्च करता है कि वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सके या फिर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल सके। फिर उसके बाद एक और विचारधारा है जिसको हम लोग कहते हैं विकास संबंधी विचारधारा। इसमें प्रोफेसर सैमुएल्सन ने कहा कि कैसे समाज या मनुष्य पैसे के साथ या पैसों के बिना अपने संसाधनों को इस तरीके से यूज़ करता है ताकि अभी और भविष्य में होने वाली ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। जी। और हर दिन इकोनॉमिक्स में नए आयाम और जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसका दायरा और बढ़ता चला जा रहा है। तो सरल भाषा में कहे कि ये मानव की जो भी उसकी क्रियाकलाप है उसका ये अध्ययन करता है। जी। तो अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स में जो करियर हो सकते हैं, रोज़गार के विकल्प हो सकते हैं, तो सरकारी और निजी अगर क्षेत्र बोले तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के बाद एक विद्यार्थी को रोज़गार के अवसर जो है वो तलाश सकते हैं? अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में ही रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। जो अगर हम लोग देखें सरकारी क्षेत्र के बारे में तो जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है, आरबीआई है, सेबी है, और बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर भी है जहाँ पर अर्थशास्त्र से पढ़े हुए स्टूडेंट अपने करियर की तलाश या फिर रोज़गार उनको मिल सकता है। और अगर प्राइवेट क्षेत्र में देखें तो फाइनेंस एनालिसिस्ट, डेटा एनालिसिस्ट, मार्केट एनालिसिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एडवाइज़र, अकाउंटेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर वो अपने लिए रोज़गार की तलाश कर सकता है और उसको वहाँ पर रोज़गार मिल जाएंगे। जी। तो जैसा आपने भी जिक्र किया कि डेटा एनालिस्ट, तो आजकल हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर डेटा एनालिसिस का बात हम कर लेंगे, तो ये दोनों ही टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा चलन में है। तो इनका जो प्रभाव है वो वर्तमान के समय में जो अर्थशास्त्र है उन पर कैसा पड़ रहा है, और इससे मतलब कि एक अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वो कितना जो हम कह सकते हैं कि प्रभावी हो रहा है और कितना उन्हें बेनिफिट कर रहा है? देखा जाए तो ये जो डेटा एनालिटिक्स या जो एआई टूल्स है ये अभी की समय से बहुत अधिक स्टूडेंट को लाभ पहुंचाने के लिए है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो एक पेपर होता है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। इसमें बहुत सारे डेटाओं का जटिल कैलकुलेशन करना पड़ता है ताकि हम लोग उससे कंक्लूज़न निकाल सकें। और जबकि इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरे इकोनॉमी के पूरे
जनसंख्या का हम लोग स्टडी करते हैं जी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या या फिर इतने बड़े आंकड़ों को एनालाइज कर पाना ये बहुत ही ट्रिकी काम होता है। जी। इसमें बहुत समय लगता है, बहुत पेशेंसली काम करना पड़ता है और हो सकता है कि हम लोग अगर आंकड़ों का गलत अध्ययन कर ले तो हम लोगों को निष्कर्ष बहुत ही व्यापक मिल सकते हैं जी। जो कि हमारा एम है स्टडी का उससे बहुत अलग मिल सकता है। तो इसलिए जो अभी के डेटा एनालिटिक्स टूल्स है ये बहुत ही कारगर है और अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करें तो ये हमारे पढ़ाई को या फिर जो भी हमारा एनालिसिस है, हमारा कंक्लूज़न है, उसको ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी निकाल के दे सकता है। जी। और चूँकि ये पूरी तरीके से प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर आधारित है तो इस पर हम लोग पूरी तरीके से निर्भर रह सकते हैं क्योंकि हमें इसमें से किसी भी प्रकार की गलत जानकारी नहीं मिलेगी। जो भी कंक्लूज़न मिलेगा वो सही मिलेगा। जी। तो आपने अभी जैसे जिक्र किया कि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आरबीआई और सेबी ये दोनों ही नाम जो है काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं अगर हम बात करें तो इनमें जो है वो रोज़गार अगर एक विद्यार्थी चाहता है लेना तो फिर उसकी क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रक्रिया के ज़रिए जो है वो इन दोनों ही ये अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस में तो उन्हें नौकरी मिल सकती है? अगर हम लोग आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई वो डायरेक्ट वैकेंसी निकालती है जी। उसमें ग्रेड बी ऑफिसर के पोस्ट पे वो नियुक्त करती है और इसमें रिसर्च और प्रोग्राम प्लानिंग एनालिसिस के पोस्ट पे उनको रखती है ताकि जो भी आंकड़े हैं, जो भी सरकार डेटा एकत्रित करती है फाइनेंस से रिलेटेड, उसको वो स्टडी करके किसी कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं ताकि वो आगे आने वाली किसी भी पॉलिसी में वो मदद कर सके। जैसे सरकार आरबीआई की तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज़ के नहीं, अगर हम लोग बैंक रेट के बारे में बात करें जी। तो ये आरबीआई निर्धारित करती है कि सेविंग बैंक पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, अगर कोई बैंक किसी को लोन दे रहा है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो ये सब चीज़ आंकड़ों पे आधारित रहता है कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं, लोग कितनी बचत कर रहे हैं, लोग कितना उपभोग कर रहे हैं। अगर उनका इन्वेस्टमेंट कम है जी। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी निकालती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े। अगर उनका उपभोग कम हो रहा है तो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई लोगों को ज़्यादा उपभोग बढ़े ताकि मांग बढ़े, इसके रिगार्डिंग और नीतियाँ निकालती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें हम लोग जो भी स्टैटिस्टिक्स रहता है या फिर जो भी एनालिटिकल टूल रहते हैं उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और सेबी में अगर बात करें तो ये डायरेक्ट मैनेजमेंट असिस्टेंट मैनेजमेंट के पोस्ट पे आपको नियुक्ति मिलती है। उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आगे जो चयन की प्रक्रिया है अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे डायरेक्ट नियुक्ति मिलती है। जी। तो ये सैलरी पैकेज क्या होते होंगे? ये तो जो भी सरकार की जो पे स्केल है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलती है। जैसे ग्रेड 1 ऑफिसर का जो पे स्केल है और ग्रेड 2 ऑफिसर का जो पे स्केल है वो सरकार के नियमावली के अनुसार आपको मिलती है। जी। एक ऐसा कहा जाता है कि अगर इकोनॉमिक्स आप कोई पढ़ रहा है तो फिर उन्हें मोस्टली जो जॉब मिलेगी या नौकरी मिलेगी तो वो अध्यापन के क्षेत्र में मिलेगी, टीचिंग सेक्टर में, या फिर जो है रिसर्च के क्षेत्र में मिलेगी। तो इस बात से आप कितना मतलब कि सहमति जताते हैं? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि टीचिंग या रिसर्च बहुत ही सीमित दायरा होता है और ये बहुत हम लोग सिर्फ एक क्षेत्र को देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद जो अगर सरकारी क्षेत्र में देखा जाए तो अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आप आईएएस के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं, आईपीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस कि ये भारत के जो भी रेवेन्यू या जो राजस्व से संबंधी है उसमें आपको काम करने को मिलेगा। जो भी सरकार की नीतियाँ जो होती है उसको जो सरकार इम्प्लीमेंट करती है तो ऐसा होता है कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार या फिर अलग अलग जगहों में लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। तो जो नीतियाँ होती है उसमें अलग अलग स्थानों के अनुसार या लोगों की अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार उसमें कुछ कुछ परिवर्तन करने होते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं ये उन पॉलिसियों को पढ़ते हैं और ज़रूरत के अनुसार या जो आर्थिक विश्लेषक रहते हैं वो लोग उसको पढ़ते हैं और
उस क्षेत्र के अनुसार उसको परिवर्तन करके वहाँ पर लागू करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका बेनिफिट मिल सके जी। और अगर एसएससी के बारे में बात करें तो उसमें अकाउंटेंट जैसे नौकरियाँ आपको मिलती है जी। जिसमें आप अकाउंटेंसी का यूज़ कर सकते हैं जी। और इकोनॉमिस्ट अगर आप हैं तो फिर आप जो भी मार्केट में जो डेटा आता है, जैसे अगर हम उपभोग के बारे में बात करें या फिर किसी निजी क्षेत्र के बारे में बात करें, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट या फिर ऐसा उत्पाद बनाना चाहते हैं जिससे उसको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो इसके लिए भी जो इकोनॉमिस्ट पढ़े हुए हैं वो लोग मार्केट में सर्वे करते हैं कि जो भी कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनको किस तरह का वस्तु पसंद है, कितनी उसकी कीमत होना चाहिए, वो लोग क्या क्या क्वालिटी उसमें चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली या उसी के अनुसार वो लोग ये जानकारी एंटरप्रेन्योर से या फिर प्राइवेट फर्म से वो लोग साझा करते हैं ताकि जो उत्पादक है, जो फर्म चलाते हैं, वो लोग वैसा ही उत्पाद बनाए, उन लोगों को ज़्यादा फायदा मिले। तो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आप अर्थशास्त्र पढ़ के अपने रोजगार या फिर वहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें स्वरोजगार की, जो आजकल बहुत चला हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप, तो क्या इकोनॉमिक्स पढ़ के जो है एक व्यक्ति के लिए भी इसके दरवाजे भी खुल सकते हैं कि हाँ वो स्वरोजगार भी जो है वो खुद से कर सकता है अपना? हाँ, एकदम ज़रूर कर सकता है, क्योंकि स्वरोजगार हो गया कि खुद से अपने आप को एक रोज़गार देना या औरों को भी रोज़गार देना। जी। तो इसमें आप जैसे अभी हमने बात किया फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर या फाइनेंशियल एनालिस्ट, कि अगर कोई भी फर्म है वो कहीं निवेश करना चाहती है या कुछ नया उत्पादन करना चाहती है, तो जो अर्थशास्त्र पढ़े हुए छात्र होते हैं वो उन लोग को गाइड कर सकते हैं या उन लोग को सजेशंस दे सकते हैं कि इस क्षेत्र में निवेश करना अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो लोग बाज़ार में जो भी उपभोग या जो भी उत्पादन या जो भी मांग होता है, डिमांड होता है, उसके आंकड़ों को वो लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और मार्केट में आने वाले समय में क्या डिमांड होने वाला है या किस चीज़ की डिमांड कम होने वाली है, ऐसा कुछ नया अगर रिसर्च अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ नया चीज़ अगर आया है मार्केट में, तो लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे हमारा भारत देश बोलते हैं गाँवों का देश है, यहाँ पर अभी भी बहुत सारी जनसंख्या वो गाँव में रहती है। तो अगर बात करें अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर में, तो अगर गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करती है तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, लोगों को भी मिलेगा और जो ये उत्पाद बनाती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनको भी इनका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से ये जानकारियाँ जो अर्थशास्त्र के से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और जो भी अर्थशास्त्र के और भी खास विषय वस्तु से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और ये लोग ये सजेशंस दे सकते हैं प्राइवेट कंपनी को या निजी कंपनियों को कि वो लोग किस चीज़ में इन्वेस्ट करें या निवेश करें जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो और देश को भी फ़ायदा हो। जी। तो एक देश की अर्थव्यवस्था जो होती है उसे मजबूत करने में एक जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? अगर हम लोग अर्थशास्त्री की भूमिका के बारे में बात करें तो उनका बहुत ही अहम योगदान होता है, क्योंकि वे चाहते हैं या फिर किसी भी देश की तरक्की या फिर उसको विकसित होने के लिए अगर हम लोग अर्थशास्त्र के संबंध में बात करें तो हम लोग उत्पादन पे ज़्यादा जोर देते हैं, प्रोडक्शन पे। जितना अधिक प्रोडक्शन होगा उतना अधिक इनकम होगा, आय उतनी अधिक होगी और उतना ही अधिक मांग होगी, क्योंकि अगर कोई कहीं कार्य करता है तो उसके जो आय होती है उसी से वो बाज़ार में जाके अपनी ज़रूरत की वस्तुओं का मांग करता है। तो अगर वस्तुओं की उत्पादन अधिक हो रही है तो उसका आय भी उसी के अनुसार अधिक होता चला जाता है और जैसे जैसे उत्पादन अधिक होगा, आय अधिक होगा, तो फिर रहन सहन का स्तर, खान पान का स्तर ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देशों से या फिर और भी जो देश है अगर उससे हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग
जीडीपी के संदर्भ में इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, इनकम के संदर्भ में हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि किस देश में कितना उत्पादन हो रहा है, किस देश के लोगों का कितना आय स्तर है, उन लोगों का खान पान का स्तर क्या है, रहन का स्तर क्या है। तो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उत्पादन से, प्रोडक्शन से, और जितना प्रोडक्शन अधिक होगा उतना अधिक आय बढ़ेगी और खान पान का स्तर, रहन सहन का स्तर उतना ही अधिक होगा। तो इकोनॉमिस्ट ये सलाह देते हैं कि वैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाए जहाँ पर से प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रोडक्शन में तेज़ी आए, क्योंकि ये जो मशीनें रहती है ये एक तरह से पूंजी का काम करती है, जिससे उत्पादन के तरीकों को या फिर उत्पादन की प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग केवल श्रमिकों को लगाए तो जो उत्पादन होगा उसकी उत्पादन की रफ्तार बहुत कम रहेगी, लेकिन मशीनों से उत्पादन करने से उत्पादन की रफ्तार में हम लोग तेज़ी ला सकते हैं, जिससे उत्पादन ज़्यादा होने से इनकम ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है ताकि उत्पादन बढ़े। सेवा क्षेत्र, जैसे बहुत सारे हेल्थ सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, एडुकेशन सर्विस है, डॉक्टर सर्विस है, तो ये सेवा क्षेत्र प्लस उत्पादन क्षेत्र जितने भी वस्तुओं का हम लोग उपभोग करते हैं, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, घर बनाने के वस्तु और भी फर्नीचर्स, सजावट की वस्तुएं, ये सभी चीज़ों का हम लोगों को उत्पादन क्षेत्रों के अनुसार बढ़ाना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम डेवलपमेंट हो, मतलब सभी क्षेत्रों में बराबर रूप से विकास हो। जैसे अगर बात करें तो हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, कृषि क्षेत्र, प्रोडक्शन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र बढ़ेंगे तभी फिर सेकेंडरी सेक्टर या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बढ़ेगा, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र है या जो प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं इसको, इन्हीं के उत्पादों को हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे जो कपड़े हम लोग को कपड़े मिल में मिलते हैं तो वो भी प्राथमिक उत्पादों को ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपास, अगर कपास का उत्पादन नहीं होगा प्राथमिक क्षेत्र में तो इंडस्ट्री सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाएगी, डेवलप नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से जितना भी अगर प्रोसेस फूड के बारे बात करें तो ये भी डायरेक्ट कृषि क्षेत्र पे ही जुड़ा हुआ है। तो जब तक प्राइमरी सेक्टर या कृषि क्षेत्र नहीं बढ़ता है तो सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्री सेक्टर जो होता है, या फिर हम लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग अलग नामों से बुलाते हैं, तो ये नहीं बढ़ सकता है। और जब तक इंडस्ट्री सेक्टर नहीं बढ़ेगा तब तक सेवा क्षेत्र, जिसमें हम लोग टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब नहीं बढ़ सकता है। तो ज़रूरी है कि कृषि क्षेत्र बढ़े, उसी के पीछे पीछे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ेगा और उसी के साथ साथ सेवा क्षेत्र भी विकास होगा। मतलब तीनों एक दूसरे पे आधारित हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सेवा क्षेत्र बढ़ा दें। अगर सेवा क्षेत्र बढ़ा देंगे तो वो सेवा किसे देंगे? सेवा देने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले कृषि क्षेत्र, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर उसके बाद सेवा क्षेत्र, एक साथ इनका विकास होगा। इस तरीके से जो भी अर्थशास्त्री रहते हैं ये अपना सजेशंस देंगे कि किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि सभी का समान रूप से विकास हो। तो ये इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि उनका सजेशंस, कि वो लोग का जो देखने का नज़रिया रहता है, इस अनुभव को हम लोग लेकर के अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें कि पढ़ाई की, तो फिर इकोनॉमिक्स के जो अगर हम बोले प्रतिष्ठित संस्थान, तो भारत और झारखंड में कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जहां पर कि विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं? अगर हम लोग प्रतिष्ठित संस्थानों की बात करें तो रांची में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं यहाँ पर सिर्फ यूजी के प्रोग्राम्स ही चलाए जाते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर ग्रेजुएशन और पीजी के कोर्सेज चलाए जाते हैं। अगर आपको इसमें और हायर स्टडीज़ चाहिए तो जमशेदपुर में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है। और अगर भारत में अगर और बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है,
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है जो कोलकाता में है, जी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ये भी कलकत्ता में है। दिल्ली में एक और संस्थान है जिसको हम लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नाम से जानते हैं। जी तो ये इन सब जगहों में पढ़ने से हम लोग बोल सकते हैं कि आपको अर्थशास्त्र का वृहद जानकारी आप ले सकते हैं, डेप्थ नॉलेज आपको प्राप्त होगा। और जी। भी अगर चाहे तो आप विदेशों में भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, जी जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जी। तो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो अर्थशास्त्र में जो है वो सिर्फ ये थियोरेटिकल नॉलेज इम्पॉर्टेंट होती है, ज़रूरी है, या फिर इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे आपने बताया कि डेटा एनालाइज करना रहता है, तो ये सब कभी कोर्स के दौरान ही कराया जाता है बच्चों को? देखा जाए तो जो अर्थशास्त्र में ये जो विज्ञान है, मैंने कहा कि मानव के कार्यों को के बारे में पढ़ाई करता है, जी ये उनके बारे में जानकारी लेता है। जैसे मैं मांग के बारे में बात करूँ, डिमांड, जी तो मांग का जो नियम है ये कहता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती चली जाती है मांग कम होता चला जाता है, जी और जैसे जैसे कीमत घटती चली जाती है मांग बढ़ता चला जाता है। तो ये मानव का स्वभाव है जी कि अगर कोई भी चीज़ सस्ती होती है तो उसका मांग वो ज़्यादा कर देता है, वो उसका जी। उपभोग ज़्यादा करता है, और कोई चीज़ महंगी होती है जी तो वो उसका कम कर देता है। जी तो ये क्या बोलते हैं, जस्ट उल्टा रिलेशन है दोनों के बीच में। जी अगर कीमत बढ़ेंगी तो मांग कम होगा, और कीमत कम होंगी तो मांग बढ़ जाएगा। तो ये जी। क्या हुआ, मानव व्यवहार है, जी और अर्थशास्त्र में हम लोग इसी व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं, जी और इसी के बारे में बहुत सारी थ्योरीज है जिसको हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। जी। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो इकोनॉमिक्स आप नहीं पढ़ सकते हैं। जी क्योंकि अगर जिस चीज़ को आपने पढ़ा जी। उस चीज़ को आप अपने लाइफस्टाइल में भी देख सकते हैं, जी या फिर जो भी समाज है वहाँ पर आप लोग इसको प्रैक्टिकली रूप से देख सकते हैं। जी। तो प्रोफेसर साहब, इसकी पढ़ाई में खर्च कितना तक एक विद्यार्थी को करना पड़ सकता है? इसकी पढ़ाई में अगर हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल में देखें तो सरकारी जी। यूनिवर्सिटीज़ में इसका खर्च लगभग 3 से 4 हज़ार रुपया सालाना आता है, जी जो कि 3 साल का कोर्स होता है। और अगर प्राइवेट संस्थानों में हम लोग देखें तो करीब 20 जी। से 30 हज़ार सालाना, और अगर हायर स्टडीज़ में जाएंगे जी तो ये 40 से 50 हज़ार रुपया सालाना होता है। और ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि वो कितना फ़ीस लेते हैं। जी तो ये नहीं बोल सकते कि इतना ही फीस में आपका पढ़ाई हो जाएगा। जी। तो अभी एक जो है वो बहुत चर्चा में अर्थव्यवस्था को लेकर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ये डोनाल्ड ट्रंप, उनका टैरिफ जो लगा रहे हैं, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि वैश्विक बाज़ार में जो इसकी वजह से मंदी भी आ सकती है। तो इसमें जो है वो भारत के ऊपर भी कोई असर पड़ेगा क्या? हाँ, इसका असर विश्वव्यापी होगा। जी जितने भी देश हैं सभी देशों पे इसका असर पड़ने वाला है, जी क्योंकि ये जो टैरिफ जो लगाया गया है ये सभी देशों को प्रभावित करेगा। जी कैसे प्रभावित करेगा? हमारे देश से जो भी वस्तुएं अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जी तो अभी तक जो भी टैरिफ था वो कम था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि टैरिफ को 50% कर देंगे। जी तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक शर्ट जिसकी कीमत 100 रुपये है, जी वहाँ पर उसकी मांग बहुत थी तो यहाँ से उसका एक्सपोर्ट या निर्यात किया जाता था। जी लेकिन अब टैरिफ लग जाने के कारण जो 50% है, मान लेते हैं कि 50% है, जी तो उसी शर्ट की कीमत 150 रुपये हो जाती है। जी तो कीमत बढ़ने के कारण, जैसे मांग का नियम है, कीमत बढ़ने के कारण मांग की कमी हो जाएगी। जी तो अगर अमेरिका में इस उत्पाद की कमी हो गई, शर्ट की मांग की कमी हो गई, जी तो यहाँ पर जो उसके उत्पादक है सीधा उनको प्रभाव पड़ेगा। जी हो सकता है कि वो लोग अपना उत्पादन कम कर दें। उत्पादन कम करने से हो सकता है कि बहुत सारे मज़दूरों को, उन लोगों को नौकरी से हटाना पड़े। जी हो सकता है कि वो जहाँ पर से रॉ मटेरियल्स लेते थे, जी शर्ट बनाने के लिए कपड़े लेते थे, जी वहाँ पर से वो लोग कम खरीदने लगे। जी तो ये देखा जाए तो पूरे बाज़ार को प्रभावित करेगा, जी और वहाँ पर जो टैरिफ लगाएगा उसका असर इंडिया में नहीं लेकिन विश्वव्यापी होगा। जी। तो ये जो टैरिफ है इसके बारे में भी अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता होगा? हाँ, क्योंकि ये टैरिफ है, ये किसी भी अर्थव्यवस्था को बना सकती है या बिगाड़ सकती है। जी जैसे अभी तो टैरिफ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो भी हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जी वैसे कंपनियां जो हमारे
देश में उत्पादन करती है उन इंडस्ट्री को या उन कंपनियों को बचाने के लिए टैरिफ लगाया जाता है जी। क्योंकि हो सकता है कि वही वस्तुएं किसी दूसरे देश में बहुत पहले से बन रही हो और वो लोग उसको बनाने में एकदम एक्सपर्ट या कुशल हो गए हो, बहुत कम खर्च में बहुत कम लागत में वो लोग बना लेते हैं और वहाँ से अपने देश से एक्सपोर्ट कर देते हैं जी। तो अगर वो कम दाम वाली वस्तुएं हमारे देश में आकर बिकेंगी तो यहाँ पर का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो टिक नहीं पाएगा क्योंकि लोगों को वही चीज़ कम दामों में मिल जा रही है। जैसे अगर हम लोग चाइनीज़ गुड्स के बारे में बात करें तो हम लोग देखते हैं कि वो बहुत बाज़ारों में बहुत धड़ल्ले से बेची जा रही है। हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत की चीज़ें जो घर की होती है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है। अगर वही उसी चीज़ को अगर हम लोग इंडियन कंपनी बनाए तो हो सकता है कि ज़्यादा कीमत रहे और हम लोगों को अच्छी क्वालिटी ना मिले। अगर मैं मोबाइल के बारे में बात करूं तो इंडियन कंपनी का मोबाइल बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हो सकता है कि उनकी क्वालिटी नहीं पसंद हो, उसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो नहीं पसंद हो या उनकी कीमत नहीं पसंद हो। लेकिन अगर बात करें चाइनीज़ कंपनी की तो चाइनीज़ कंपनी के बहुत सारे मोबाइल जैसे वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया और भी बहुत सारे मोबाइल मार्केट में मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इंडियन कंपनी का मोबाइल वो मार्केट में टिक नहीं पाया, वो कंपनी ही बंद हो गई। तो टैरिफ ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर भारत सरकार चाइनीज़ कंपनी पे टैरिफ लगाती तो हो सकता है कि ये मोबाइल ज़्यादा महंगी बिकती और इंडियन कंपनी का जो भी मोबाइल है वो सस्ता मिलता तो इंडियन कंपनी का मोबाइल ज़्यादा बिकता। तो इस तरीके से हम टैरिफ को समझ सकते हैं कि कैसे वो किसी अर्थव्यवस्था के विकास को या फिर विनाश को लेकर के आ सकता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय और ज्ञान हमारे दर्शकों और हमारे साथ साझा किया। तो जैसा कि अभी प्रोफेसर बेनिसन कच्छप से बात करके हमें पता चला कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स पढ़ने से हम जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। इसी तरह करियर संबंधी अन्य जानकारी लेने के लिए आप दूरदर्शन के कार्यक्रम और भी है राहें के अन्य एपिसोड देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको YouTube पर जाकर दूरदर्शन झारखंड को सब्सक्राइब करना होगा। इसके अलावा अगर आप टाटा स्काई यूज़र है तो आप चैनल नंबर 1145 पर जाकर भी दूरदर्शन झारखंड देख सकते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे और भी है राहें के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार। नमस्कार।